वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से टेक्नोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूएसएफडी मैनुअल का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 हेडिंग है लिमिटेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन ऑफ रेल्स। लिमिटेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन ऑफ रेल्स। देखिए, लिमिटेशंस आप समझते हैं क्या है। टर्म लिमिटेशन का मतलब कि हर चीज की एक हद होती है ना। परफॉर्मेंस का, कोई भी चीज का बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी एक लिमिट होती है कि भाई उसके आगे वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ऐसा ही हमारे अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन टेक्निक के साथ भी। अब ये जो अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन सिस्टम का लिमिटेशंस हैं क्या है, बिकॉज ऑफ लाइक एवरीथिंग वर्ल्ड में अगर आप कोई भी चीज देखें तो हर चीज के अपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ उसकी लिमिटेशंस हुआ करते हैं। वैसे अल्ट्रासोनिक के भी है। अगर है तो उसको किस तरीके से टैकल किया गया है वो यहाँ पर हमको पढ़ना है। ठीक है। तो कहा एवरी साइंटिफिक मेथड और टेक्निक और इक्विपमेंट फंक्शंस ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। कोई भी साइंटिफिक मेथड, टेक्निक या इक्विपमेंट किसी न किसी सिद्धांत पर काम करते हैं। फंक्शंस ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, और इसका एप्लीकेशन किस पे डिपेंड करता है? फुलफिलमेंट ऑफ प्री कंडीशंस नेसेसरी टू बी सेटिस्फाइड। जो भी प्री कंडीशंस होंगे वो कंडीशन जो फुलफिल किया तो वो जो है एप्लीकेशन उसका ऊपर डिपेंड करता है कि भाई जो प्री कंडीशंस दिए गए थे उसको कितना हमने उसको फुलफिल किया। It accordingly implies that USFD is based on certain guiding principle and its flaw detection success depends upon थरो अंडरस्टैंडिंग द गवर्निंग फैक्टर्स। इसके लिए यूएसएफडी में अभी जो फ्लॉ डिटेक्शन का सिस्टम है, ये जो टेक्निक है हमारी यूएसएफडी की, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरह से उसके जो फैक्टर्स हैं, किस जो जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल्स है, उसको कितना आपने समझ लिया, तो आप उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? दस the limitations being mentioned are not per the deficiency of the USFD technique. Rather, in the existing arrangement under field condition, the equipment utilized incorporates facility only for specified defects. ठीक है। इसका मतलब यह है कि इसके लिए जो यहाँ पर मेंशन किए जा रहे हैं लिमिटेशंस के बारे में बात हो रही है। द लिमिटेशंस बीइंग मेंशन्ड आर नॉट पर द डेफिशिएंसी ऑफ द यूएसएफडी टेक्निक। यूएसएफडी टेक्निक की डेफिशिएंसी नहीं है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग फील्ड अरेंजमेंट है उसमें जो है उस सेटअप में यूएसएफडी का यूज करने में हो सकता है कि कुछ डेफिशिएंसीज, यानी यूटिलाइजेशन में कुछ ना कुछ क्या कह सकते हैं कि अरेंजमेंट में ये है कि आप नहीं उसको कर पाते हैं। लाइक एग्जांपल आपको बताएंगे। एग्जाम्पल आपको जैसे हमने आपको बताया था पीछे, अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जैसे कि ये हमारी समझो रेल है, और इस रेल के अंदर मान के चलें कि पाइपिंग डिफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था। पाइपिंग डिफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था ना। पाइपिंग डिफेक्ट कुछ इस तरीके से वर्टिकल क्रैक जैसा एकदम बिल्कुल है। अब आप इसको कौन से प्रोब से डिटेक्ट करेंगे ना? अब आप इसको कौन से प्रोब से डिटेक्ट करेंगे? आप इसको अगर यहाँ से डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वर्टिकल, थरली वर्टिकल है ये थरली वर्टिकल है। तो जैसे हमने देखा था, तो इसमें क्या होगा कि जो वेव्स होंगी वो बिल्कुल बगल से आके गुंजाइश है कि जा सकती है कि नहीं? ये छूट सकता है, तो है ना। अब क्योंकि इसका ओरिएंटेशन क्रैक का वर्टिकल है, यूएसएफडी डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन यूएसएफडी को डिटेक्ट करने में क्या है, हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो ये एक उसकी लिमिटेशन एक हो गई। फिर हमने उसको टैकल किया कि भाई ठीक है, इस सेटअप में जब भी थोड़ा बहुत लॉस वगैरह होगा, हमको अंदाजा होगा यहाँ कुछ चीजें हैं, तो हमारा यूएसएफडी ऑपरेटर क्या करेगा? हमने क्या किया, तरीका निकाला कि जब हमको डाउट आएगा कि यार यहाँ पे बैक इको जा रही है या ड्रॉप हो रहा है, तो डाउट आ गया तो हमने क्या किया, इसको जो है इसी प्रोब को हमने साइडवेज लगाया। अब साइडवेज लगाने के बाद जब ये बैक इको के लेंथ कम हो गई तो हमें अंदाजा मिल गया नहीं यहाँ पर कुछ क्रैक है। तो हमको क्या हुआ, सेटअप चेंज करना पड़ा। तो बोलने का मतलब ये है कि लिमिटेशन मतलब यही है यहाँ पर
कि यहाँ से नहीं डिटेक्ट कर पा रही है, जो नॉर्मली हम लोग रेल के हेड से टेस्टिंग करते थे, यहाँ से नहीं डिटेक्ट कर पा रही है, तो हमको क्या करना पड़ा, ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ा, यही कहा। द लिमिटेशंस बीइंग मेंशन्ड आर नॉट पर द डेफिशिएंसी ऑफ द यूएसएफडी टेक्निक। यूएसएफडी टेक्निक की डेफिशिएंसी, कमी खामी नहीं है, बट इन द रादर इन द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट द फील्ड कंडीशन इक्विपमेंट यूटिलाइज इनकॉर्पोरेट्स फैसिलिटी ओनली फॉर स्पेसिफाइड डिफेक्ट। These aspects may be kept in view and the technique is to be pursued accordingly. अब इस हिसाब से हमें क्या करना है, टेक्निक को अकॉर्डिंगली परस्यू करना है। ठीक है, फिर आगे कहा जा रहा है, limitations in respect of rail examination considering the various arrangements presently available have been elaborated below. Limitations in respect of rail examination considering the various arrangements presently available have been elaborated below. It may also be mentioned here that limitations with regard to AT welding, that is AT welding के लिए कह रहे, that is defects in web foot junction, half moon cracks, vertical defects in web portion, etc. are no longer limitations of the USFD equipment, since in the newly developed equipment special pros have been provided for detection of these defects. अब आप जानते हैं ना, एटी वेल्ड के अंदर वेब फुट जंक्शन पे हाफ मून क्रैक आता है, कभी कभी वेब पोर्शन में वर्टिकल डिफेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, तो आमतौर पे आपके जो है यूएसएफडी का जो नॉर्मल जो टेक्निक है उससे वो डिटेक्ट नहीं हो पाता। तो उसके लिए क्या किया गया है, आप जानते हैं एटी वेल्डिंग को हैंड प्रोबिंग करते हैं हम लोग ना, तो हमने तरीका निकाल दिया भाई, ऊपर ऊपर से टेस्ट करके ये नहीं मिल पाता आपको, अब क्या करेंगे, हैंड प्रोबिंग करेंगे, आपको 45 डिग्री के प्रोब्स दे दिए गए, आप उनसे क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, आपके रिग्स वगैरह आ गए ना, टैंडम रिग वगैरह आ गई, करेक्ट, हमने टैंडम रिग ले लिया, टैंडम रिग से हम लोग चेक कर लेते हैं भाई कहीं आपका क्या कहेंगे कि वर्टिकल डिफेक्ट, जैसे कि आपका जॉइंट्स वगैरह फ्यूजन वगैरह बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, या इसी प्रकार से हाफ मून क्रैक वगैरह है, तो हमने क्या किया, सेटअप थोड़ा चेंज कर दिया, तो अभी वो दैट इज नो लॉन्गर अ डिफेक्ट, लेकिन क्या है, डिफेक्ट एग्जिस्टिंग सेटअप में था, तो उसको जब हमने समझ लिया, हाँ अकॉर्डिंगली हमने उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया, तो ये चीज यहाँ पर है, डिफेक्ट्स दस लिमिटेशन में जो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो उसको हमने क्या किया है कि लिमिटेशन रिगार्ड टू एटी वेल्डिंग का उन्होंने यहाँ एग्जांपल दिया, डिफेक्ट्स इन वेब फुट जंक्शन हाफ मून क्रैक्स, वर्टिकल डिफेक्ट्स इन वेब पोर्शन आर no longer limitations of USFD equipment, since in the newly developed equipment special probes have been provided for detection of these cracks। जैसे मैंने बताया ना आपको कि टेंडम रिग है, 45 डिग्री की दो प्रोब रखते हैं हम लोग, उससे डिटेक्ट कर लेते हैं, तो दैट इज नो लॉन्गर अ डिफेक्ट नाउ। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, पैरा 7.1, अभी हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक जाएंगे, ठीक है। 7.1, टू डिटेक्ट द डिफेक्ट efficiently ultrasonic beam is to be directed towards the flaw perpendicularly। ये देखिए प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल है, देखिए आपको एग्जाम में ये आ सकता है दोस्तों, अगर किसी एग्जामिनर ने थोड़ा सा लॉजिकली टेस्ट करना चाहा कि भाई बंदे को कितना नॉलेज है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। टू डिटेक्ट द डिफेक्ट एफिशिएंटली अल्ट्रासोनिक बीम इज टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फ्लॉ परपेंडिकुलरली। मैं आमतौर पर आपने देखा होगा, मैं जब भी ड्राइंग बनाता हूँ आपको जब एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो वेव्स है इसके परपेंडिकुलरली, फ्लॉ के परपेंडिकुलर जाएगा तो ये डिटेक्ट कर पाएगा। इसे हॉरिजॉन्टल क्रैक के लिए हमने क्या कहा, भाई हॉरिजॉन्टल क्रैक है तो हम कहते हैं कि भाई जो फ्लॉ रहेगा, जैसे ये फ्लॉ समझो इस प्रकार से है, तो हम कहते हैं कि भाई 0 डिग्री प्रोब क्यों उसको डिटेक्ट करने में सक्षम है, 0 डिग्री प्रोब क्यों सक्षम है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल क्रैक है और इसकी बीम जो है बिल्कुल वर्टिकली आ रही है कि नहीं, बीम इसकी वर्टिकली आ रही है, तो परपेंडिकुलर हो गया। इसी तरीके से हमने देखा 70 डिग्री, अभी जो साइडवेज डायग्राम में दिखेगा, मैंने पहले भी बताया है कई बार, फिर से एक बार बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें भी क्या है, ये समझो ये मेरा रेल के हेड के अंदर कहीं ट्रांसवर्स क्रैक है, मेरी रेल के अंदर कोई ट्रांसवर्स क्रैक है, तो आमतौर पर ट्रांसवर्स क्रैक जो है दोस्तों उसका प्रोपोगेशन, ट्रांसवर्स क्रैक का प्रोपोगेशन 18 से 23 डिग्री के बीच में होता है। आमतौर पर हम लोग उसको व्हाट वी कॉल इट एज कि 20 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो ट्रांसवर्स क्रैक जो होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल 20 के आसपास होते हैं। समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा स्लांट टेढ़ा बनाया है, लेकिन वो बेसिकली होते कैसे हैं मैंने आपको बता दिया। गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पर
ये भी जो प्रोब हम लगाते हैं यहाँ पर 70 डिग्री की प्रोब हम लगाते हैं, तो 70 डिग्री प्रोब लगाने के पीछे लॉजिक यही है। विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल ये जो है, विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल ये जो है ना आपका अ, इस क्रैक के लिए बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं इसको अलग कलर से मार्क करता हूँ। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर, क्रैक के परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह से 37 डिग्री के लिए भी मैंने आपको बताया कि जो बोल्ट होल क्रैक्स वगैरह आपके होते हैं, जो आपके बोल्ट होल क्रैक्स वगैरह होते हैं, तो वो जो है आमतौर पर जो क्रैक का प्रोपोगेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, दैट इज समवेयर अराउंड 53 डिग्री। दैट इज समवेयर अराउंड 53 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो बोल्ट होल का क्रैक ये वेब में होता है ना, इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि हमारा जो प्रोब यहाँ पर हम लगाते हैं, दैट इज कौन सा, 37 डिग्री है, तो 37 + 53 आप देखेंगे वो बराबर आएगा आपको, कितना आएगा, वो आपको आएगा 90 डिग्री होगा। ठीक है नहीं, तो यही कॉन्सेप्ट है, तो ये प्रिंसिपल है, तो ये प्रिंसिपल लिमिटेशंस पढ़ाने के पीछे लॉजिक यही है कि आपको प्रिंसिपल पता रहेगा, तो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई द लॉजिक एनीवेयर। ठीक है ना, तो ये 37 डिग्री वाले के लिए हो गया ना, ये हो गया आपका 37 वाला प्रोब, ये हो गया आपका 70 वाला ना, ये हो गया आपका 0 डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंगली सारे की सारे के में इसी प्रकार से है। ठीक है, तो वही कहा, तो डिटेक्ट डिफेक्ट एफिशिएंटली, अल्ट्रासोनिक बीम इज टू डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फ्लॉ, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फ्लॉ परपेंडिकुलरली। कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलरली होना चाहिए। अदरवाइज ना, अदरवाइज क्या होगा, अगर ऐसा नहीं किया हमने तो क्या होगा, द रिफ्लेक्टेड बीम मे नॉट बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर क्रिस्टल। वो डिटेक्ट किया लेकिन रिसीव नहीं होगा। ठीक है ना, तो द रिफ्लेक्टेड बीम मे नॉट बी रिसीव बाय द रिसीवर क्रिस्टल, रिजल्टिंग इन एब्सेंस और रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ऑफ लॉ सिग्नल इन द सीआरटी। अभी आजकल सीआरटी स्क्रीन तो नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे इसको अब सीआरटी की जगह आप डिस्प्ले करें एलईडी भी बोलेंगे तो चलेगा, आजकल एलईडी स्क्रीन। ठीक है, तो वो एब्सेंस और रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ऑफ लॉ सिग्नल इन द एलईडी और सीआरटी। क्रैक्स normally have facets and hence even under misorientation provide reflecting surfaces leading to flaw detection. Cracks normally have facets and hence even under misorientation provide reflecting surfaces leading to flaw detection. अब जैसे हमने कहा कि 20 डिग्री 53 डिग्री ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी एंगल पे आएगा नहीं। ठीक है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत होता है। तो हमारे जो प्रोब्स भी जो डिजाइन है ना, हम कहते हैं 70 डिग्री का प्रोब, हम कहते हैं 70 डिग्री का प्रोब। तो 70 डिग्री का प्रोब भी जो रहता है ना, ये जो है ना थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि ना 2-3 डिग्री का ऊपर नीचे ये भी जो है ना अकॉर्डिंगली उतने रेंज में देख लेता है। तो अगर आपको प्योरली 90 डिग्री नहीं भी पड़ा, थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन पे भी करा, तो क्या होगा, अगर क्रैक्स का थोड़ा बहुत मिस ओरिएंटेशन भी रहेगा, तो क्या करता है आपको सरफेस में, रिफ्लेक्टिव सरफेस पे फ्लॉ इंडिकेटर बता देता है, एक अंदाजा दे देता है। hence even under misorientation provide reflecting surfaces leading to flaw indication। ये अंदाजा जरूर हमको हो जाता है ऑपरेटर को कि यहाँ पर कोई फ्लॉ है। ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है दोस्तों कि एक ही प्रोब हो और वो क्रैक के ऊपर कभी 0 डिग्री का भी काम करे, 70 का भी करे, 37 का भी करे, ऐसा नहीं है। हमारे पास अलग अलग एंगल के प्रोब से, इसके लिए हम उनको सीरीज में लगा देते हैं। तो यहाँ से नहीं डिटेक्ट, इस टाइप का क्रैक होगा तो 0 आपने देखा होगा ना एसआरटी वगैरह में या डीआरटी वगैरह में भी, तो एक के पीछे एक बहुत सारी प्रोब्स लगी होती है। तो जो जो टाइप के क्रैक्स हो सकते हैं उस टाइप के सारे प्रोब्स उनको डिटेक्ट करने के लिए एक साथ सीरीज में लगा दिए जाते हैं। तो वहां से उनका डिटेक्शन हम लोग करना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 में। फॉर डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स इन रेस प्रोब्स हैविंग इंसिडेंस एंगल 0 डिग्री, देखिए मैंने पहले ही पढ़ा दिया, 0 डिग्री, 70 डिग्री से फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों आ गया, 37 डिग्री फॉरवर्ड बैकवर्ड, मैंने भी फॉरवर्ड का बताया, वैसे अकॉर्डिंगली बैकवर्ड का भी आप समझ सकते हैं। ठीक है नहीं, फॉरवर्ड बैकवर्ड आपको मालूम है, फॉरवर्ड यानी कि लीडिंग डायरेक्शन में इस प्रकार से, और बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब कि क्रैक का जो ओरिएंटेशन होगा वो पीछे की तरफ का होगा। क्रैक का ओरिएंटेशन कुछ इस प्रकार से पीछे तरफ का होगा, तो उसको कौन सा प्रोब डिटेक्ट करेगा, वो आपका बैकवर्ड वाला डिटेक्ट करेगा ना। जैसे यहाँ पर कोई प्रोब होगा मान के चले, और ये उसको बैकवर्ड दिशा में इस प्रकार से डिटेक्ट करता है।
ठीक है ना, ये थोड़ा समझा दिया मैंने। ठीक है। द एंगल्स हैव बीन चोजन इन अ मैनर, एंगल कैसे चूज किए गए हैं, तो कहा ना कि जो जिस प्रकार का देखो स्टडी किया, हमारे पास कई सालों का डेटा यूएसएफडी का अवेलेबल है। हमको पता चल गया कि भाई किस प्रकार के कहाँ कहाँ पे क्रैक डेवलप होते हैं, किस प्रकार के डेवलप होते हैं, नॉर्मली एंगल जो है फ्लॉ का क्या होता है, उस आधार पर हमने क्या किया, the angles have been chosen in a manner so as to detect defects which are generally observed during service and have been the cause of rail fractures. तो ये स्टडी कर लिया गया कि भाई आमतौर पे किस एंगल पे क्रैक डेवलप होते हैं और जो रेल फ्रैक्चर का कारण बनते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम लोगों ने प्रोब्स डिजाइन किए। द सेक्शन ऑफ रेल which is scanned by each type of probe has been indicated in figure 2A, 2B, 2D and 2E। ठीक है, तो कौन सा पार्ट रेल का स्कैन किया जाता है वो आपको इन फिगर्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको दिखा देते हैं एक बार, हमने पहले भी इसे देख लिया है वैसे, अभी एक बार फिर देख लेंगे हम लोग। ओके, ये देखिए दोस्तों फिगर 2A। फिगर 2A आप ये देख रहे हैं, तो ये क्या है, एरिया covered by normal probe, that is 0 degree probe। ठीक है, for 80 weld area below neutral axis remains and ठीक है, ठीक है, एरिया कवर्ड बाय नॉर्मल यानी 0 डिग्री प्रोब। तो ये कौन सा पोर्शन को टेस्ट करता है वो यहाँ पर दिया है। आमतौर पर हम पूरा कहते हैं, लेकिन ये शुरुआत का जो है ना 4 mm का पार्ट जो यहाँ पे छोड़ दिया गया है। यहाँ पर क्या होता है आपको बताते हैं। वैसे हमारा जो डिफेक्ट ये जो है ना 4 mm इसलिए छूट जाता है क्योंकि क्या होता है, जो हमारा रिसीवर होता है, जो आपका यानी कि प्रोब होता है, तो उस प्रोब के अंदर जो हमारी जो प्रोब होती है उसके अंदर, लाइक मैं इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि डबल क्रिस्टल प्रोब होती है। ऐसी प्रोब होती है डबल क्रिस्टल, तो बीच में पार्टीशन सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट रहता है। और ये जो होते हैं, ये नीचे तो पर्सपेक्स होती है, इनफैक्ट वो ये यहाँ कहीं होती है। ये जो आपकी जो प्रोब का जो सेल होती है ना, बेसिकली जो मटेरियल होता है रिसीवर, जो आपका रिसीव करता है यूएसएफडी जो इंटरमीट करता है, ये बिल्कुल सीधी नहीं होती, और बिल्कुल मामूली से एंगल पे होती है। चलो वो एक अलग बात है। ठीक है, अब इधर से इस पॉइंट से इसको क्या करना है, ट्रांसमिट करना है ना। एक पार्ट ने ट्रांसमिशन ट्रांसमीटर का काम किया, दूसरे पार्ट ने रिसीवर का काम किया। समझ रहे, ट्रांसमिट रिसीव ट्रांसमिट रिसीव। तो होता क्या है कि ये जैसे ये जो सरफेस है यहाँ पर, ये जो रेल है यहाँ पर हमने इसको रखा, ठीक है, ये यहाँ पर हमने रखा, ये रेल का हेड है। तो ये जो शुरुआत का ये जो बीच का पार्ट होता है ना कुछ हिस्से में, यहाँ बहुत जैसे आपने देखा है रोड पर गाड़ियां चलते रहती है, लेकिन जहाँ जंक्शन हुआ करते हैं, जंक्शन समझते हैं ना आप लोग, टी जंक्शन या क्रॉस जंक्शन या वट एवर टाइप ऑफ जंक्शन, वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा ट्रैफिक होती है ना एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। होता है कि नहीं होता है, क्यों, क्योंकि गाड़ियों को वहां से टर्न लेना तो धीमी गति पे होंगे, दिशा बदलनी है, तो क्या होता है, ट्रैफिक कंजेशन होता है। ऐसे यहाँ पर भी है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर जो है ना, इनको ट्रांसमिट करना रिसीव करना, ट्रांसमिट करना रिसीव करना, तो ये जो पोर्शन है यहाँ बहुत कंजेशन हो जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे अगर कोई वो शुरुआती 4 mm जो है, जिसको हम लोग डेड जोन कहते हैं, इसमें अगर कोई फ्लॉ होगा डिटेक्ट नहीं होता। वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है कि हमारा जो, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कारण उसका ये है कि हमने आमतौर पे देखा है, ये जो फ्लॉ जो है वो होते हैं किसी भी प्रकार के, आमतौर पर सरफेस से 20 mm के नीचे होते हैं ना, जो करीबन 20 mm सरफेस से नीचे जो है ना हॉरिजॉन्टल क्रैक्स वगैरह डेवलप होते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल क्रैक डिटेक्ट करना है तो ऊपर से 4 mm पे नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर सरफेस के ऊपर कोई, अगर सरफेस पे क्रैक होगा तो वो आपको रेल में जो है ऐसे भी सतह पर उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है ना। विजुअल इंस्पेक्शन जिसको हम कहते हैं ना, हमारे जो पीडब्ल्यूआईज वगैरह होते हैं या हमारे गैंग के जो पेट्रोलमैन होते हैं, कीमैन होते हैं, डेली ये लोग जो घूमते फिरते हैं, तो ये जो है अगर सरफेस पे अगर करीबन ऊपर के
4-5 mm 10 mm के अंदर कोई डिफेक्ट होगा, वो नेकेड आई से दिख भी जाता है। ठीक है, तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट फोकस, आमतौर पे लोग यहाँ ध्यान नहीं देते, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दिया। ये हो गया आपका 2A। नाउ विल प्रोसीड अहेड, दिस इज 2B। हमारा इंटेंशन यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंटेंशन यहाँ पे जानने का ये है कि भाई कौन सी प्रोब कितने पोर्शन तक को स्कैन करती है। तो ये देख लिया आपने 0 डिग्री में, बीच का पार्ट करीबन 20 mm चौड़ा, क्योंकि डायमीटर उसका उतना ही होता है। तो इसके अंदर कोई क्रैक होगा तो हेड को भी कवर किया, वेब को भी किया, फुट को भी किया। तो आमतौर पे कोई भी क्रैक जो थरो क्रैक के का कारण होगा, थरो क्रैक का जो कारण होगा वो यहीं से होता है। ये इन्होंने ले लिया हॉरिजॉन्टल क्रैक। अब रही बात आपकी 70 डिग्री प्रोब की, थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ। ये 70 डिग्री प्रोब है। तो यहाँ पर आप देखें दोस्तों, 70 डिग्री प्रोब में आप देखें तो यहाँ पर 70 डिग्री प्रोब लगने के बाद में इसका कवरेज एरिया आप गौर से देखें। इसका कवरेज एरिया ये इस प्रकार से है, यानी कि ये एक तरीके से आपका जो प्रेशर बल्ब होता है ना नॉर्मली, इस तरीके से ये नीचे ऊपर की तरफ से स्टार्ट होता है, ये थोड़ा सा स्प्रेड। ये बेसिकली पूरा हेड पोर्शन को कवर करता है। कुछ हद तक हेड वेब जंक्शन भी ये कवर कर लेता है। ठीक है, ये भी शुरुआत के 4 mm, मतलब वहां पे नील इफेक्ट है, विजुअली वो दिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इतना पोर्शन स्कैन करता है, यानी हेड से करीबन, रियल हेड से करीबन 52 mm के आसपास तक, और टॉप में 20 mm, और इन बॉटम में करीबन 49-50 mm तक होता है। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ व्हाट यू सी, ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। यानी कि अगर देखो, ट्रांसवर्स क्रैक के लिए है 70 डिग्री प्रोब, हम पढ़ रहे हैं 70 डिग्री प्रोब। ये तो जो मैंने लगा रखा है ये है 70 डिग्री सेंट्रल, सेंटर में लगाया ना भाई, बिल्कुल हेड के। तो ये जो पोर्शन जो रेड मार्क मैंने किया ये शैडो पोर्शन है। एनी ट्रांसवर्स क्रैक इन बिटवीन द शैडो जोन अगर रहेगा तो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। यही कारण है दोस्तों 70 डिग्री के हमको अलग अलग प्रोब लगाने के। अभी आगे के डायग्राम में आपको समझ देगा। ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गई बात। अगर इसी डायग्राम में मुझे आपको बताना हो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि भाई हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई इस प्रकार से कर देंगे कि हम इसका जो शैडो जोन है इसको यहाँ पे ले लिया हमने, गेज फेज समझो, अगर इसको मैंने लेफ्ट साइड को जीएफ लिख दिया है, जीएफ यानी कि गेज फेज मान लिया मैंने। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये आपका एनजीएफ हो गया। ठीक है, नहीं, ये एनजीएफ हो गया। तो सेम सेटअप यही प्रोब जब मैंने सेंटर की जगह गेज फेज में लगा दिया तो क्या हो गया, ये पोर्शन को वो कवर करेगा, है कि नहीं। तो ये तो ये जो पोर्शन जो आपका था ये शैडो पोर्शन ये क्लियर हो गया गेज फेस के 70 डिग्री गेज फेस से। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से अगर मैंने यहाँ पर दूसरी दिशा में नॉन गेज फेस तरफ पे चले जाऊं, एक आधा प्रोब लगा दूं, तो नॉन गेज फेस में भी जो भी होगा वो भी कवर हो जाएगा। यही कारण है कि 70 डिग्री में जो है ना 3 अलग अलग सेटअप पे हम लोग प्रोब्स लगाते हैं। तो 70 डिग्री ABDE बोला था ना, ये तो वेल्डिंग का है। देखिए, ठीक है, तो ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए आप, गेज साइड फील्ड साइड जो उन्होंने यहाँ पर कहा है, एरिया कवर्ड बाय 70 डिग्री प्रोब्स इन वेरियस गेज फेस कॉर्नर डिफेक्ट डिटेक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, यानी ये तीनों को इन्होंने यहाँ कवर कर दिया, एरिया कवर्ड बाय 70 डिग्री प्रोब्स इन इक्विपमेंट विद गेज फेस कॉर्नर, सेंटर एंड फीड कॉर्नर, यानी नॉन गेज फेस। तो ये जो मैंने वहां पे सेंटर में दिखाया था, बाद में दोनों तीनों को दिखाया। तो ओवरऑल क्या होगा, ये जब 3 प्रोब आप इस्तेमाल करेंगे 3 लोकेशन में, सेंट्रल में 70 डिग्री, सेंट्रल में 70 डिग्री गेज फेस, 70 डिग्री नॉन गेज फेस, तो तीनों का इफेक्टिव ये होगा, इफेक्टिव होगा कि ये जो पोर्शन होगा ये पूरा का पूरा स्कैन हो जाएगा। थोड़ा समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बताया इस प्रकार से। और करीबन इस पे भी साइड से 5-5 mm और ऊपर से 4 mm ये पोर्शन छूट जाता है, लेकिन मेजर जो क्रैक्स होते हैं वो उसके अंदर आपको कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है, 70 डिग्री प्रो पूरा का पूरा हेड आपका जो है कवर कर लेती है।
किसी भी प्रकार का ट्रांसवर्स क्रैक हेड में होगा, 70 डिग्री प्रोब इज देयर टू डिटेक्ट इट। इसी तरीके से अब ये बात हो रही है हमारे 37 डिग्री प्रोब की, जो कि आप जानते हैं कि किसके लिए है, एक्सक्लूसिवली फॉर डिटेक्शन ऑफ बोल्ट होल क्रैक। तो ये तो एक्सक्लूसिवली पूरी की पूरी वेब को स्कैन करेगी, एंड एनी क्रैक ओरिजिनेटेड originating through any sort of bolt hole will be detected by this probe। और जहां तक मैंने आपको बताया कि जब भी क्रैक प्रोपोगेशन होता है बोल्ट होल से, तो वो आमतौर पर 53 डिग्री के एंगल पे, वो इंक्लिनेशन पर होता है, तो उसको आसानी से हमारी 37 डिग्री प्रोब डिटेक्ट कर लेती। तो पूरा का पूरा वेब, तो ABDE ये जो चार उन्होंने बताए थे, मैंने चारों आपको फिर से बता दिए। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड लाइक स्कैनिंग एरिया। तो अगर जब आपको ये इसका लॉजिक पता रहेगा, कवरेज एरिया पता रहेगा, तो अकॉर्डिंगली वी कैन अप्लाई लॉजिक। ओके, अभी आप लोगों ने देखा दोस्तों, for detection of defects originating from gauge phase, non-gauge phase corner, a dedicated test setup has been developed. What is that test setup? कि आपने इस तरीके से प्रोब 70 डिग्री के लगा के पूरा हेड कवर हो जाए। This setup includes three 70 degree probes covering approximately full width of the rail head and a set of two 45 degree probes। ठीक है, और 45 डिग्री के भी दो प्रोब्स लगा रखे हैं। ठीक है, द एरिया स्कैनिंग बाय दिस arrangement is shown in figure 2D। आपको मैंने दिखा, a defect located at 5 mm from the corner is detectable using दिस इक्विपमेंट। यानी कि मैंने बताया ना, सरफेस डिफेक्ट जो होंगे शुरुआत के, जो हेड पे 4 mm और आजू बाजू में 5 mm, वो डिटेक्ट नहीं होते हैं। वो आपको भी अच्छा, वहां पर कुछ होगा भी तो आपको सरफेस पे नेकेड आई से ऐसे ही दिख जाएगा। तो क्या कहा, डिफेक्ट लोकेटेड एट 5 mm फ्रॉम द कॉर्नर, यानी कि सरफेस से 5 mm के अंदर से जो भी डिफेक्ट्स होंगे वो इसमें आपको आसानी से दिख जाते हैं। All commonly observed defects in rails are detectable by the above arrangement। All above, all commonly observed defects in rails are detectable by the above arrangement। In the event of gross misorientation or defect at times, it may not be amenable for detection। However, such situations are rare। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखिए, ये जो आप हमने जो प्रोब डिजाइन किए हैं, जो भी हमने यूएसएफडी के लिए डिफरेंट प्रोब डिजाइन किया है, किस आधार पर किया है कि आमतौर पर किस प्रकार से क्रैक डेवलप होते हैं। लेकिन इनके अलावा कोई ऐसी जगह हो जहां से क्रैक का वो प्रोपोगेशन हुआ, तो वो जो है डिटेक्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम है। जैसे कि मान के चले कि ये रेल का फुट है, इसमें यहाँ पर कहीं पे मैं अंदाजा बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इस पोर्शन में कहीं पे कोई क्रैक डेवलप हुआ। अब आमतौर पर हम लोग की स्कैनिंग हेड में इंटरेस्ट हमारा होता है, हेड में डेवलप होता है, या वेब में बोल्ट होल के पार्ट में होता है। यहाँ पर आपका हाफ मून क्रैक डेवलप होता है, हमारा मेन फोकस यही होता है कि। लेकिन एट टाइम्स, जैसे मैंने आपको बताया, एट टाइम्स हो सकता है कि चलो यहाँ पर कहीं पर कोई फ्लॉ यहाँ पे जनरेट हुआ, और ये जो है बाद में प्रोपोगेट हुआ और ये कारण बना रेल फ्रैक्चर का। ठीक है ना। तो उस परिस्थिति में हमारा जो एग्जिस्टिंग सेटअप है, ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता ना। तो ना, in the event of gross misorientation of defects at times, it may not be amenable for detection। तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर कहा, however, लेकिन सच सिचुएशंस आर रेयर, बहुत रेयर केस में होता है। अभी देखिए, आप कहेंगे कि मतलब यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अपने हिसाब से बताया, ये ऐसे फुट में मान के चले इस प्रकार से कोई हॉरिजॉन्टल क्रैक है। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसको यूएसएफडी की लिमिटेशन है कि इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसके आकार के कारण ये हमारे लिए जो है ना मुश्किल है। अगर यही जस्ट इमेजिन करें आप जस्ट इमेजिन करें कि यही सेटअप कुछ इस प्रकार होता, बता रहा हूं आपको, देखिए आप गौर करें कि अगर ये एक सॉलिड बार होता, अगर ये रेल इस प्रकार का आकार ना हो कि सॉलिड बार होता, तो अगर हमारे पास ऐसा कोई सेटअप होता
कि भाई हम लोग इधर से लेके इधर तक, हाँ, लेफ्ट टू राइट मान के चले कि अलग अलग प्रोब्स लगा रखे हैं। यहाँ पर अलग अलग जगह ढेर सारे प्रोब्स लगा रखे हैं हमने। तो क्या होता था कि भाई किसी ना किसी में तो डिटेक्ट हो जाता ना। जैसे मैं एग्जांपल की तरफ, जैसे हम लोग 70 डिग्री में तीन लगा दे, मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे प्रोब लगा रखे। भाई इसने नहीं किया डिटेक्ट, इसने नहीं किया, कोई ना कोई तो करेगा। तो जैसे कि मान के चले यहाँ पर ये जो क्रैक यहाँ पर है, और एग्जिस्टिंग सेटअप में यहाँ पर आप समझे कि यहाँ पर भी एक प्रोब लगी हुई थी। इसने क्या किया भाई, यहाँ पे इसने इसको डिटेक्ट कर लिया, है कि नहीं। सॉलिड बार होता तो सॉलिड बार होता तो डिटेक्ट कर लेता था और हम लोकेट भी कर पाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है ना। यानी यूएसएफडी की लिमिटेशन नहीं है, इसके आकार के कारण ये मुश्किल है हमारे लिए। इसका जो आकार है, इसके कारण ये जो है ये डिटेक्ट नहीं हो पाता। और आमतौर पर इन जगहों पर ऐसे क्रैक्स डेवलप होते नहीं है, ऐसे फ्लॉ जनरेट होते नहीं, इसलिए भी इंटरेस्ट मतलब उस पर इतना ध्यान नहीं देते। ठीक है। लेकिन ये कहा कि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऐसा रेयर सिचुएशन है, कभी ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग सेटअप है किसी भी प्रकार का कोई भी अगर जो है क्या कहेंगे हम लोग की डिफेक्ट होगा तो उसको डिटेक्ट कर ही लेगा, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीजें रह भी सकती है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या कहा, ये वाला देखें आप। सीवियर पाइप सीवियर पाइप इन द रेलवे में गिव इंडिकेशन ऑफ फ्लॉ इको बाय 0 डिग्री प्रो। सीवियर पाइप इन द रेल में गिव इंडिकेशन ऑफ फ्लॉ इको बाय 0 डिग्री प्रो, है ना, पाइपिंग डिफेक्ट कहते हैं ना हम लोग। तो सीवियर पाइप इन द रेल में गिव इंडिकेशन ऑफ फ्लॉ इको बाय 0 डिग्री प्रो, बट इन केस ऑफ हेयर लाइन, देखिए मेरी बहुत प्रैक्टिकल बात है यहाँ पर। बट इन केस ऑफ हेयर लाइन और फाइन सेंट्रल श्रिंकेज पाइप, negligible drop occurring in bottom signal may remain unnoticed by the यूएसएफडी ऑपरेटर। इसको मैं थोड़ा सा ना सिर्फ और सिर्फ हेड को बड़ा सा बना के आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये मेरा रेल का हेड है, क्या है, मेरी रेल का हेड है ये। ओके। अब इस हेड में सीवियर, देखो सीवियर पाइप का मतलब क्या है। सीवियर पाइप का मतलब ये है कि एक वर्टिकल डिफेक्ट था और वो इतना बड़ा हो गया, यानी विड्थ इसकी ज्यादा है ना, मतलब बड़ा हो गया। तो अब मैं यहां से टेस्टिंग कर रहा हूँ, विड्थ इसकी ज्यादा है, विड्थ थोड़ी सी सीवियर पाइपिंग हो गई ना, विड्थ ज्यादा है। हो सकता है कि ये मुझे यहाँ से टकरा के थोड़ा सा कुछ सिग्नल दे दे। भाई यहाँ से गया, यहाँ से आ गया, या यहाँ से गया, या यहाँ से आ गया, समवेयर। समझ रहे मेरी बात। ये आपको इंडिकेशन दे सकता है, ये रेड में मार्क है, सीवियर पाइप इन द रेल, सीवियर पाइप इन द रेल में गिव इंडिकेशन ऑफ फ्लो इको बाय 0 डिग्री प्रो। ठीक है। लेकिन लेकिन अब आप यहां देखें, हेयर लाइन क्रैक, क्या कह रहा है, हेयर लाइन है। बट इन केस ऑफ हेयर लाइन, यानी बिल्कुल मामूली सा बारीक सा, ठीक है, जस्ट स्टार्टेड, फ्लॉ तो है, हेयर लाइन, बट इन केस ऑफ हेयर लाइन और फाइन सेंट्रल श्रिंकेज प्राइम, हाँ ये बिल्कुल ऐसा है। या फिर ये कहें कि बिल्कुल ही ये पाइपिंग तो हुई है, बहुत 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 मामूली है। समझ रहे मेरी बात, बहुत ही मामूली है। ठीक है। तो इट में रिमेन, ये देखो इसमें ऐसा होगा कि यहाँ से जो होगा जब टेस्टिंग की जाएगी, तो ऐसा हो गया कि ये बिल्कुल या तो इसको कवर करके चला जाएगा या बिल्कुल हल्का टच करके जाएगा। तो नेग्लिजिबल ड्रॉप, स्क्रीन पर देख रहा मेरा ऑपरेटर बैक की को जा तो नहीं रही है, स्क्रीन पर देख रहा मेरा ऑपरेटर बैक की को जा तो नहीं रही है। अब हुआ क्या, 100% बैक की को 100% का कुछ इंडिकेशन कुछ इस प्रकार से है।
100% का इस प्रकार से है। अब उसकी जगह पे क्या हुआ, 100 की जगह पे थोड़ा सा गया नीचे, हल्का ग्रेस किया ना, थोड़ा सा गया, तो दिस में रिमेन अननोटिस बाय द यूएसएफडी ऑपरेटर, एंड इसको ये नेग्लिजेंस नहीं कहेंगे, बिकॉज ऑफ दिस ओरिएंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रैक। क्रैक का ओरिएंटेशन ऐसा है जिसके कारण स्लाइटली वो बैकी को थोड़ा सा नीचे जाएगा, उसको समझ में भी नहीं आएगा, अननोटिस हो सकता है। तो ये भी एक लिमिटेशंस में है, ठीक है, ये भी एक लिमिटेशंस में भी में आ जाता है। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर फिगर दिया है, फिगर 8 और 9 तो आए, हम लोग उसको देख लें। तो ये दोस्तों मैंने आप काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन क्योंकि मैनुअल में भी सेटअप दिया हुआ है तो मैंने वहां से आपको दिखा दिया। ये 0 डिग्री की प्रोब रखी हुई है, एंड हियर इफ यू कैन सी, हियर इफ यू कैन सी, यहाँ पर ये पाइपिंग डिफेक्ट है, समझ रहे हैं? ये आपका पाइपिंग डिफेक्ट है, देख रहे हैं आप, गौर करें। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ सो दैट इट इज विजिबल क्लियरली। ये देखिए आपका ये पाइपिंग डिफेक्ट, ये है आपका पाइपिंग डिफेक्ट। कैसा हुआ, सरफेस से ग्रेज करके साइड से आके टच होकर चला जा रहा है, तो थोड़ा सा बैक को जो है आपका बैक को थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, ऊपर तक रहना था, नीचे हुआ, और ये फ्लावर को भी उसने थोड़ा सा दिखाया, लेकिन इसमें ये सिर्फ ऑपरेटर से ये डिफेक्ट छूट सकता है। तो ये एक तरीके का लिमिटेशन है, एक तरीके का लिमिटेशन। थोड़ा बहुत देखो, अगर सप्रेशन मिला, देखिए मेरी बात सुने, सप्रेशन मिला मेरे पीडब्ल्यूआई को, तो ये सिर्फ पीडब्ल्यूआई को उसको अंदाजा मिला कि यार बैक को ड्रॉप हुई है, उससे अंदाजा हो जाएगा। तो देन व्हाट इज ही इज गोइंग टू डू, वो यहाँ साइड से प्रोब लगाएगा, साइड से प्रोब लगाएगा और डिटेक्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो इस प्रकार से आके रिटर्न चला जाएगा, इस प्रकार से आके रिटर्न चला जाएगा। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, है कि नहीं? अभी फ्लॉ नहीं है तो देखो किस प्रकार से जा रहा है, यहाँ आया, ये रिटर्न चला गया, फुल था ना इस प्रकार से। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? और अगर फ्लॉ रहेगा तो इस तरीके से रिडक्ट कर लेगा। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए वर्टिकल लॉन्जिट्यूडनल स्प्लिट इन हेड, ये यहाँ से उसने डिटेक्ट कर लिया। साइड प्रोबिंग करने के बाद, साइड साइड में अगर आपको लगाया ना, जैसे ऊपर से नहीं दिखा ना, मैंने जैसे बताया ना, ऊपर से नहीं दिखा, साइड में लगा, कुछ भी नहीं है, तो ये भी रिटर्न आके इधर चला जाएगा, बैक को फुल साइज रहेगी। लेकिन यही फ्लॉ एक और रहेगा, यहाँ पे जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सप्रेस आपका जो है ना, बिल्कुल सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट व्हाट आई टोल्ड। देखिए दोस्तों, जैसे अभी हमने हेड में देखा था, ये फिगर 11 में आप देखिए, तो ऐसा ही डिफेक्ट कुछ हमारे वेब में भी हो सकता है, जैसे स्प्लिटिंग हेड में हुई थी वैसे वेब में भी हो सकती है। तो यहाँ पर बहुत ही मामूली सा आप देखेंगे कि वेब के अंदर यहाँ पे स्प्लिटिंग हुई है, मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। अब ये क्या किया इसने, साइड से ग्रेस करके चला गया, साइड से ग्रेस करके चला गया, पता चला नहीं पता, वर्टिकल लॉन्जिट्यूडनल स्प्लिट इन वेब। ठीक है, ये यूएसएफडी से डिटेक्ट नहीं हो पाता। अगर थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ, बैक इको सप्रेस हुई, अंदाजा मिलेगा, मेरा यूएसएफडी ऑपरेटर साइड में इस तरीके से 0 डिग्री प्रोब को निकालकर साइड से लगाकर उसकी जांच कर सकता है कि नहीं? और कुछ भी नहीं होगा तो बिल्कुल क्लियर आएगा, और अगर किसी भी प्रकार का फ्लॉ होगा तो ये यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट व्हाट आई सेड, लेकिन इस प्रकार से ये होता है। ओके, ये अभी तो हम लोग अभी हमने पढ़ा नहीं है इसको, तो बताया था ग्रासी पीक, ऐसा इस प्रकार से मल्टीपल्स आएंगे तो ये क्या होगा, सेग्रीगेशन, प्रॉपर बॉन्डिंग में सेग्रीगेशन है, इस प्रकार से पीक भी आती है। खैर हम लोग बैठ जाते हैं अभी हमारे टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर डिटेक्शन ऑफ बोल्ट होल क्रैक, बोल्ट होल क्रैक के डिटेक्शन के लिए 37 डिग्री प्रोब्स हैव बीन प्रोवाइडेड। बोल्ट होल क्रैक के लिए हमने 37 डिग्री की प्रोब दे रखी है। दिस इज बिकॉज, क्यों 37 डिग्री का दिया है, दिस इज बिकॉज द क्रैक्स एमिनेटिंग फ्रॉम बोल्ट होल्स आर जनरली ऑब्लिक एंड प्रोपोगेट इन द zigzag मैनर। क्या है ये, इस कारण से कि आमतौर पर जो बोल्ट होल से क्रैक डेवलप होते हैं वो ऑब्लिक होते हैं,
और zigzag मैनर में प्रोपोगेट होते हैं। ठीक है। However, cracks are also detectable by using 0 degree probe since they obstruct the path of sound wave and lead to drop or loss of backward echo। तो ये बोल्ट होल क्रैक के लिए तो पहले भी बता दिया था कि 37 डिग्री प्रोब को हटा दिया गया था बीच में, और 0 डिग्री प्रोब से ही जो है आपका जो है ड्रॉप पाथ का हो जाता था पता, उससे भी मिल जाता था। तो 37 डिग्री प्रोब को लेकिन फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि एक्सक्लूसिवली अगर कहीं बोल्ट होल क्रैक है तो 37 डिग्री प्रोब उसको डिटेक्ट करे, लेकिन द सेम विल ऑलवेज बी डिटेक्टेबल बाय 0 डिग्री प्रोब ऑल्सो। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो है ना लॉस ऑफ बैकवॉल इको हो जाता है, बैकवॉल इको ट्रांसमिट किया रिसीवर रिसीव नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये एक चीज आपके 37 डिग्री प्रोब के बारे में हो गई। ठीक है। फिर बाद में क्रैक का ओरिएंटेशन आपने देखा दोनों तरफ से हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है। उसके लिए क्या किया, दो प्रोब, 37 डिग्री प्रोब्स हैव बीन प्रोवाइडेड बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। फिर आगे क्या कहा, फिगर 2H अब हम देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। एट फिश प्लेटेड जॉइंट as shown in figure 2H, if the cracks are not favorably oriented at fish plated joint as shown in figure, if the cracks are not favorably oriented, detection may not be possible। अगर आपका जो है ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, अभी हम फिगर 2H में देखेंगे, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। क्या है देख लेते हैं, मैं आपको दिखा, ये आगे का भी रीड कर देता हूँ। सिमिलरली इफ द क्रैक्स आर प्रोपोगेटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स, डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। ठीक है, अब ये लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं हम लोग ना, अभी हम फिगर 2H में जाएंगे वो देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखें, थोड़ा सा गौर करेंगे तो समझ में आएगा डायग्राम में क्या चल रहा है। ये हमारी 37 डिग्री की दो प्रोब्स लगाई गई, 37 डिग्री फॉरवर्ड और ये आपकी है बैकवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को बैक टू बैक लगा रखा है। ठीक है। फॉरवर्ड वाले आगे की दिशा के क्रैक को ढूंढ रही है, जैसे कि मान के चले इस प्रकार का कोई क्रैक डेवलप हो रहा है तो ये उसको डिटेक्ट कर रही है, इस प्रकार का क्रैक डेवलप हो रहा है ये उसको डिटेक्ट कर रही है। करेक्ट। अब यही जो क्रैक यहाँ पर डिटेक्ट जा रहा था, इसका ओरिएंटेशन नीचे भी जा सकता है, जैसे यहाँ पर मार्क किया गया है कि नहीं, यहाँ पर भी। तो इसको आमतौर पे ये रेल होगी, देखिए रेल होगी, तो क्या करेगी कि रेल में मीडियम ब्रेक नहीं होगा, ये यहाँ से जाएगी, इसको डिटेक्ट कर लेगी। गेटिंग माई पॉइंट, इस प्रकार से इसको क्या करेगी, डिटेक्ट कर लेगी। ओके, इस प्रकार से। लेकिन या इस प्रकार से अगर इसका बैकवर्ड, अगर इस ये वाला क्रैक है तो ये यहाँ तरफ वाली जो है इसको डिटेक्ट कर लेगी। ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखें, व्हाट इज देयर, देयर इज अ ब्रेक इन मीडियम, मीडियम यहाँ पर बदल जा रहा है। यहाँ देखिए ये रेल में गैप है, मैं ऑरेंज कलर से मार्क किया हूं, बट यहाँ पर मीडियम ब्रेक हो गया। अब मीडियम ब्रेक होने से क्या होगा, मीडियम ब्रेक होने से होगा क्या कि ये जो आप जो है क्रैक प्रोपोगेशन की आप हम बात कर रहे थे, ये वेव्स ट्रांसमिशन तो करेगी यहाँ से प्रोब से, लेकिन ये यहाँ पर आकर रह जाएगी। ठीक है, ये आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि मीडियम ब्रेक हो गया, एयर आ गया बीच में, एयर आ गया ना भाई, दो रेलों के बीच में गैप है ना, फिश प्लेटेड जॉइंट है। तो ये वाला जो क्रैक है, कौन सा वाले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला जो क्रैक है, यहाँ तक में नहीं जा पाएंगे हम, ये डिटेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली इस तरफ वाले में आप देखें, ये यहाँ तक जाएगा, क्रैक यहाँ पर है, ये भी डिटेक्ट नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट, समझे, रेल होती इसको डिटेक्ट कर लेता, लेकिन ये रेल डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पर रेल डिसकंटिन्यूअस है, ये नहीं होता। अनडिटेक्टेबल स्टार क्रैक्स हैविंग रेल गैप जॉइंट, ये इनकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये डिटेक्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से इसी डायग्राम में मैं बता दे रहा हूँ, आगे की चीजें उसमें लिखी हुई थी, मैं बता देता हूँ। अगर कोई क्रैक, अगर कोई क्रैक
करीबन करीबन, चाहे वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो या नीचे की तरफ जा रहा हो, अगर कोई क्रैक ऊपर की तरफ जा रहा है होल से या नीचे, ट्रूली वर्टिकल, गोइंग आइदर गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे वो नीचे जा रहा हो चाहे वो ऊपर जा रहा हो, दिस कैनॉट बी डिटेक्टेड। अच्छा, ये एक ऐसा क्रैक है जो ट्रूली, देखो आमतौर पर ट्रांसवर्स क्रैक 20 डिग्री की ओरिएंटेशन में होते हैं, उसके लिए हमने 70 डिग्री की प्रोब लगा रखी है। ठीक है, हमने अभी बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा कि यूएस अल्ट्रासोनिक तभी डिटेक्ट कर पाएगा जब फ्लॉ के परपेंडिकुलर वेव्स हो, फ्लॉ के परपेंडिकुलर वेव्स हो। अब मुझे बताएं कि अगर एक क्रैक वर्टिकल है, वर्टिकल क्रैक है, तो उसके लिए तो एंड से लगाना पड़ेगा प्रोब, और रेल का कोई एंड होता है, रेल तो कंटिन्यूस किलोमीटर की किलोमीटर होती है। तो ये भी जो क्रैक्स हैं ये भी डिटेक्ट नहीं किए जा सकेंगे, ट्रूली वर्टिकल सॉर्ट ऑफ, हाँ, चाहे वो अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, दे आर ऑल्सो नॉट बीइंग डिटेक्टेड, ये भी डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक, इसलिए कहा if the cracks are so located that they are unable to be scanned by 0 degree probes due to small, हाँ सॉरी मैं यहाँ पर था, सॉरी, हाँ ये तो यहाँ पर अभी हमको पढ़ना है, ये पढ़ रहे थे हम ना, ये अभी मैं जो पढ़ा दिखाया ना आपको, 37 degree probes have been provided both in forward and backward direction at fish plated joint, अभी हमने fish plated joint का देखा, at fish plated joint as shown in figure, if the cracks are not favorably oriented detection may not be possible. Similarly, if the cracks are propagating vertically downwards or upwards detection is not possible. ये भी limitations में है, यानी अभी तक जितना भी हमारा जो टेक्निक है इसमें इनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो अगर इस प्रकार का क्रैक होगा तो यूएसएफडी कैन नॉट डिटेक्ट देम, ये लिमिटेशंस ऑफ यूएसएफडी है। ठीक है, इसी तरह से आगे क्या कहा जा रहा है, इफ द क्रैक्स आर सो लोकेटेड दैट दे आर अनेबल टू बी स्कैन्ड बाय 0 degree probes ड्यू टू स्मॉलर साइज और ओरिएंटेशन, सच क्रैक्स मे नॉट बी डिटेक्टेड इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। इसी तरीके से क्या कहा कि अगर क्रैक बहुत छोटे हैं या उनका ओरिएंटेशन इस प्रकार से है तो आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एग्जाम्पल वापस हमें 0 डिग्री प्रोब की बात हो रही है ना यहाँ पे, ये मेरी रेल की हेड है। ठीक है, मान के चलें कि इसके अंदर क्रैक बहुत ही मामूली हो, मैं प्रोब बीच में लगाता हूँ, हम प्रोब लगाते हैं बीच में, अब ये बिल्कुल बिल्कुल बारीक सा एक क्रैक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने प्रोब जो लगाई है, प्रोब हम यहाँ लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपकी वेव्स जाती है, ट्रांसमिट ट्रांसमिट होती है, ठीक है ना, इधर से जाना है इसको और इधर से इसको आना है, बिल्कुल छोटा सा है, ये इतना छोटा है कि इसके रेंज में आया नहीं, तो ये नहीं डिटेक्ट हो पाएगा जब तक कि ये बड़ा ना हो जाए, बड़ा होकर आ जाए इस प्रकार से, तब तक ये डिटेक्ट नहीं होती। ये भी क्रैक्स आर सो लोकेटेड दे आर अनेबल टू बी स्कैन्ड बाय 0 degree probes ड्यू टू स्मॉलर साइज और ओरिएंटेशन, सच क्रैक्स मे नॉट बी डिटेक्टेड बाय इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, इफ द सेंसिटिविटी, इफ सेंसिटिविटी ऑफ द मशीन इज पुअर, मशीन की सेंसिटिविटी पुअर है और बैटरी गेट्स डिस्चार्ज, द ऑपरेटर में मिस द फ्लॉ सिग्नल, है कि नहीं। आप देखते हो कि बच्चों की जो टॉय कार्स वगैरह हुआ करती है या एनीथिंग, जब उसकी बैटरी कम हो जाती है तो उसकी स्पीड, परफॉर्मेंस, वॉइस सब कम हो जाती है ना, है कि नहीं। क्या होता है, बैटरी वीक हुई तो जितना उसको वोल्टेज, जितना उसको पावर सप्लाई करना है वो नहीं दे पाते, तो वहाँ यहाँ पर वही चीज कही, इफ द बैटरी गेट डिस्चार्ज द ऑपरेटर में मिस द फ्लॉ सिग्नल। इसी तरह से मशीन की सेंसिटिविटी अगर पुअर हो जाएगी तो क्या होगा, कोई फ्लॉ सिग्नल होगा लेकिन वो स्क्रीन पे दिखाएगा नहीं, यानी कि एक फ्लॉ मान के चले आया, एक फ्लॉ मान के चले है, आम तौर पर ये पूरा आपको अच्छे से दिखाई देता, तब परफॉर्मेंस मशीन का अच्छा होता है, ये दिख जाता है। लेकिन अभी की बैटरी वीक है तो ये की जगह इतना ही दिख रहा है, तो ऑपरेटर में मिस द फ्लॉ, हेंस इसलिए कहा है कि जब भी आप इस्तेमाल कर रहे बैटरी कैसी हो, फुली, हेंस इट इज इसेंशियल दैट, एसेंशियल टू एंश्योर फुल चार्जिंग ऑफ द बैटरी, इसलिए कहा है कि बैटरी फुली चार्ज करके ही
हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रासोनिक प्रोब्स यूज्ड इन द रेल टेस्टेंस। अल्ट्रासोनिक probes used in the rail testers have a frequency of 4 megahertz longitudinal wave and 2 megahertz transverse wave। ठीक है कि नहीं? तो क्या है, अब ये इसका थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अल्ट्रासोनिक प्रोब्स यूज इन द रेल टेस्टर्स हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 मेगाहर्ट्ज लॉन्जिट्यूडिनल वेव, यानी 0 डिग्री का जो प्रोब होता है वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव को ट्रांसमिट करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4 मेगाहर्ट्ज। और ट्रांसवर्स वेव जो होती है ना, शॉर्ट वेव जिसको हम कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2 मेगाहर्ट्ज। ठीक है? तो इसलिए क्या कहा जा रहा है, देयर फोर cracks lesser than 0.8 mm size cannot be detected by the present arrangement। इसलिए अगर 0.8 mm साइज से छोटे क्रैक हो वो डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है? वो डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है? क्रैक्स लेसर देन 0.8 mm size cannot be detected by the present arrangement। ठीक है? तो 0.8 mm से छोटे जो फ्लॉ होते हैं वो डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसका भी जो कैलकुलेशन वगैरह पार्ट वगैरह हम जाएंगे तो फॉर्मूला वगैरह अभी आपके लेवल पे, मतलब कि मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कहूंगा इतना जरूरत नहीं, बाकी फॉर्मूला बहुत छोटा सा है। ठीक है? द साइजेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोब्स एम्प्लॉयड इन द सिंगल रेल टेस्टर डबल रेल टेस्टर एज एंड देन ये प्रोब का साइज है। प्रोब जो हमारी होती है क्या आकार होता है और क्या साइज के क्रिस्टल्स होते हैं। बेसिकली दोस्तों क्रिस्टल बहुत ही थिन लैमिना जैसे होते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ही ये डेलिकेट होते हैं और एक पर्टिकुलर एंगल पे इनको ओरिएंटेशन करना पड़ता है, इसलिए इसको एनकेस करना पड़ता है, हाउसिंग करके रखना पड़ता है। तो हमारे देखिए डिफरेंट प्रोब्स जो है यहाँ पर 0 डिग्री प्रोब जैसे बात हो रही है, 0 डिग्री डबल क्रिस्टल प्रोब ना, उसमें ट्रांसमिट रिसीवर, तो वो या तो सर्कुलर होगा तो 18 mm डायमीटर का होगा, फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो करेगा 4 मेगाहर्ट्ज लॉन्जिट्यूडिनल वेव। या फिर अगर सर्कुलर नहीं होगा तो स्क्वायर होगा, तो 18 mm बाय 18 mm का स्क्वायर क्रिस्टल होगा। 70 डिग्री और 37 डिग्री ये दोनों जो है आपके एंगल प्रोब्स हैं। 70 डिग्री 37 डिग्री एंगल प्रोब्स है। तो ये आपकी शॉर्ट वेव ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि शेयर वेव जिसको हम कहते हैं। तो ये भी अगर सर्कुलर हुए तो 20 mm के होंगे। आमतौर पर हम जो देखते हैं ये स्क्वायर होते हैं, 20 mm बाय 20 mm के स्क्वायर के स्ट्रेस होते हैं। 2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इनकी होती है। दोनों के लिए सेम है, तो बिल्कुल भी कोई फर्क क्रिस्टल के साइज में नहीं, एंगल ऑफ ओरिएंटेशन अलग है। इसको अब समझाना 70 डिग्री वगैरह कैसा होता है, तो ये एक बॉक्स ले लिया हमने और इसके अंदर हमारा क्रिस्टल का ओरिएंटेशन, एंगल ऑफ ओरिएंटेशन की जो बात होती है ना, वो यहाँ पर होती है। लाइक एक इस तरीके से होगा या कुछ इस प्रकार ओरिएंटेशन, समझ रहे हैं आप कि ओरिएंटेशन जो है ना कितने एंगल पे ये होगा, ये थोड़ा सा ओरिएंटेशन में फर्क होता है 70 डिग्री और 37 डिग्री में, ये फर्क होता है। ठीक है? आगे क्या कहा जा रहा है, रेल्स हैविंग रस्ट, देखो लिमिटेशन में और क्या, रेल्स हैविंग रस्ट, पिटिंग, hogging, battering of rail end, misalignment of joints, scabs, wheel burns, and other surface imperfections resist proper other surface imperfection resist proper acoustic coupling between probe and rail table and may not permit detection of flaw। समझ रहे हैं ना? रेल पे रस्ट लगी हुई है, पिटिंग हुई है ना, रस्ट समझ में आते ना, जंग लगी हुई है, तो क्या होगा, मेटल से ट्रांसमिट होना, जंग है। जंग जंग क्या होता है आपका, बेसिकली ऑक्साइड की एक लेयर होती है, वहां से मेरी वेव पास नहीं हो पाएगी। तो अगर कहीं पे रेल बहुत हैवीली रस्टेड है तो पहले आपको उसकी सरफेस को क्लीन करना पड़ेगा, तभी ही आपकी वेव वहां से पास हो जाए। फिटिंग बहुत खड्डे खड्डे इस तरीके से रेल की सरफेस खराब हो गई, वहां से भी ट्रांसमिशन मुश्किल है कि नहीं? इसी तरह से जॉइंट हॉग हो गया, बैटरिंग हो गया, तो वहां पर भी टेस्टिंग नहीं हो पाएगी ना। अभी बैटरिंग का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। बैटरिंग मतलब क्या होता है, ये दो रेले हैं, ये जॉइंट है। अब बैटरिंग में क्या होता है कि ऊपर की जो सतह होती है, बैटरिंग में होता है कि ऊपर की जो लेयर होती है
फटका खा खा के ये नीचे चली जाती है। अब मेरा देखो सेटअप आप समझे, ये सेफ्टी टेस्टिंग कर रहे हैं, मशीन आ रही है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोब्स बीइंग माउंटेड। एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर मैं, हाँ। ये समझो 0 डिग्री की प्रोब है, मेरा एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग भी मैं तय कर देता हूँ। समझो मैं इस तरफ से आ रहा हूँ। अब ये 0 डिग्री की प्रोब यहाँ पर लगी हुई है, ठीक। और उसके पीछे फिर लगी है हमारी क्या कहेंगे, लाइक वी से आपकी 70 डिग्री सेंट्रल फॉरवर्ड, सेंट्रल बैकवर्ड। फिर बाद में आप जाएंगे तो सेंट्रल डिग्री गेज फेस, नॉन गेज फेस फॉरवर्ड बैकवर्ड ना। इस तरीके से लाइन से हमने ये लगा रखे हैं। अब यहाँ देखिए, मैं अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूँ कौन सी प्रोब है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ आप देखिए, इस सेटअप में देखिए कि ऐसे ढेर सारे प्रोब्स लगाए गए हैं ना, ढेर सारे प्रोब्स लगाए गए हैं। अब यहाँ पर आप देखें दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है, ये कांटेक्ट में है। लेकिन ये इस सेटअप की अब बात करें हम, तो ये प्रोब तो हवा में रहेगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री है जो, वो यहाँ पर है, बराबर। लेकिन ये जॉइंट क्या है मेरा, बढ़ गया। हॉगिंग के कारण क्या हो गया, जॉइंट मेरा बढ़ गया है। तो क्या ये ट्रस्ट कर पाएगी? मीडियम ब्रेक हो जाएगा ना, तो कपलंट भी नहीं टिकेगा इसके अंदर, ये बैटरिंग है। इसी प्रकार से हॉगिंग भी हो सकती है, इसी प्रकार से हॉगिंग भी हो सकती है। हॉगिंग में भी कई बार ऐसे ही होता है, थोड़ा सा ये नीचे चला जाएगा, है ना, समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी, ये जो प्रोब है, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये सब टेस्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ये टेस्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो रेल्स हैविंग रस्ट, पिटिंग, हॉगिंग, बैटरिंग ऑफ रेल एंड, इसी तरह से मिस अलाइनमेंट ऑफ जॉइंट, जॉइंट का मिस अलाइनमेंट, अप एंड डाउन। मिस अलाइनमेंट भी समझ रहे हैं ना, देखिए ये सब लॉजिक से समझने की चीजें हैं दोस्तों। आमतौर पर जब जॉइंट पे दो रेनों को जोड़ना है, तो इट शुड बी लाइक दिस, कि वो बिल्कुल ही एक लाइन में हो ना, इस प्रकार से होनी चाहिए, बराबर। लेकिन जस्ट आप इमेजिन करें कि हमारी एक रेल जो है, एक रेल मेरी यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है, वर्टिकली मिसअलाइन हो रही है। तो क्या होगा, क्या होगा? तो जो इसके कांटेक्ट में होगी वो प्रोब तो डिटेक्ट कर लेगी। भाई ये रेल को आप देखिए, आप टेस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर तो ये कांटेक्ट में है, ठीक है। लेकिन ट्रॉली पे तो माउंटेड है ना, तो उसी लेवल पे रहेगी, तो ये इसको यहाँ पर गैप डेवलप हो गया, तो ये टेस्टिंग नहीं कर पाएगी। तो वही कहा है, ठीक है नहीं, द रेल्स हैविंग रस्ट, पिटिंग, हॉगिंग, बैटरिंग ऑफ रेल एंड मिस अलाइनमेंट। क्या कहा? मिस अलाइनमेंट ऑफ जॉइंट्स। इसी तरह की रेल में स्कैबिंग है, व्हील बर्न एंड अदर सरफेस इम्परफेक्शन, रेस्ट्रिक्ट प्रॉपर अकॉस्टिक कपलिंग। इससे अकॉस्टिक कपलिंग जो, यानी कि जो मीडियम आपका जो ब्रेक हो जाता है, जहां पे आप वाटर से कपलेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो भी काम नहीं कर पाती है। रेस्ट्रिक्ट करती है प्रॉपर अकॉस्टिक कपलिंग बिटवीन प्रोब एंड रेल टेबल एंड मे नॉट परमिट डिटेक्शन ऑफ फ्लॉ। तो ये अगर इस तरीके से ऐसे सरफेसेस हैं, तो फ्लॉ डिटेक्शन ऐसी जगहों पर नहीं हो पाएगा। फिर क्या कहा? whenever whenever such defects are encountered, जब इस प्रकार के डिफेक्ट आते हैं तो क्या होता है, लॉस ऑफ बैकवर्ड इको और एन अलार्म सिग्नल इज ऑब्टेन। तो जब जैसे ही मीडियम ब्रेक हो गया, तो बैकवर्ड इको जो 0 डिग्री प्रोब की, वो गायब हो जाती है। whenever such defects are encountered, यानी देखिए रेल के अंदर डिफेक्ट है कि नहीं वो हमको नहीं पता, लेकिन प्रोब का मीडियम ब्रेक हो गया, है कि नहीं भाई। रेल रस्टेड है, पिटेड है, हॉग्ड है, बैटर्ड है, अलाइनमेंट गड़बड़ है, स्कैबिंग है, व्हील बर्न, वट एवर इट इज, जब स्कैन होगा तब तो पता चलेगा कि इसके अंदर फ्लॉ है। क्या कहा इसके लिए? whenever such defects are encountered, loss of back wall echo or an alarm signal is obtained। इससे ये पता चल जाता है हमको, दिस इंडिकेट्स दैट डिफेक्ट्स इफ एनी बिलो दीज पैचेस रिमेन अनडिटेक्टेड। इन जगहों पर ये सेफ्टी टेस्टिंग हम लोग नहीं कर पाते हमारे जो रेगुलर सेटअप है एसआरटी डीआरटी द्वारा। तो फिर अगर इसको डिटेक्ट करना है, फिर क्या करना है? फिर कहा अंडर सच सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियों में
हैंड प्रोबिंग में बी डन। हैंड प्रोबिंग यानी कि प्रोब को हाथ में लेकर अलग एक प्रोब लगाएंगे और एक एक प्रोब लगा लगा के डिटेक्ट करना, विच इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग भी है, और उतना एक्यूरेसी भी आसानी से नहीं आ पाए। एक्यूरेसी छोड़ो, बहुत ही टीडियस जॉब है फील्ड में ये करना, और लैब में बैठकर करना बहुत ही टीडियस जॉब है। फील्ड में आप जो है या लैब में अगर आप कर रहे होंगे, आपके हैंड लेवल पे जो है नहीं, मतलब टेबल पे जो है ना, बॉडी लेवल पे होगी रेल, आप टेस्टिंग एक बार की कर सकते हो। फील्ड में उस जगह पर जाकर झुक के उतना आसानी से हैंड प्रोबिंग करना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, एनीवेज उन्होंने ये बता दिया इस प्रकार से। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा लिमिटेशंस इन टेस्टिंग ऑफ एसईजेस एंड पॉइंट एंड क्रॉसिंग। टेस्टिंग ऑफ एसईजेस पॉइंट एंड क्रॉसिंग ड्यू टू स्पेसिफिक शेप ऑन सम पोर्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। एसईजे एक उसका पर्टिकुलर आकार होता है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग भी आप जानते हैं, रैली किस तरीके से कर्टेल की जाती है, आकार दिया जाता है टंग रेल वगैरह में ना, या तो इसकी क्या कहा, ड्यू टू स्पेसिफिक शेप ऑन सम पोर्शन ऑफ दिस कंपोनेंट it is difficult to achieve proper space for acoustic coupling for testing. It is difficult to achieve proper space for acoustic coupling for testing. ठीक है, तो उसको आसानी से टेस्ट करना मुश्किल होता है ना। जैसे कि आप एसईजे, कन्वेंशनल एसईजे की बात करते हैं, अभी प्लान बना रहा हूं मैं, आमतौर पर मेरी रेल इस प्रकार से हेड होता है। अब कन्वेंशनल एसईजे है हमारी, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि मेरी रेल जो है यहाँ से इस प्रकार से गई है, मेरी टंग रेल यहाँ पे अंदर है ना, कच्चा कच्चा पक्का। तो मेरे जो टेस्टिंग में करूंगा तो सीधे सीधे करूंगा, ये पोर्शन तो रह जाएगा ना, ये पोर्शन मेरा जो है ये तो रह जाएगा ना। तो क्या कहा, देयर फोर टेस्टिंग, इनकी टेस्टिंग कैसे की जाए, देयर फोर टेस्टिंग ऑफ दीज कंपोनेंट इज टू बी अंडरटेकन एज पर प्रोसीजर लेड डाउन इन चैप्टर 10 एंड 11। चैप्टर 10 और 11 जो है एक्सक्लूसिवली एससीजे पॉइंट ऑफ टेस्ट क्रॉसिंग की टेस्टिंग के बारे में वहां पर उन्होंने बताया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर ये चीज एक लिमिटेशंस आ जाती है कि इनका पर्टिकुलर शेप की वजह से उसको टेस्टिंग करना जरा एक्सिस्टिंग सेटअप में मुश्किल होता है। नेक्स्ट इसी तरह से 7.3, टेस्टिंग ऑन शार्प कर्व्स, ग्रेडियंट्स एंड स्लैग गेज एटसेट्रा। टेस्टिंग ऑन शार्प कर्व्स, ग्रेडियंट्स और स्लैग गेज एटसेट्रा, एक एक करके इसको पढ़ेंगे। The USFD trolley has been designed to operate under normal conditions of gauge। यानी जैसे आप जानते हैं ब्रॉड गेज है हमारा, तो ब्रॉड गेज 1676। अब खैर हम लोग को अंदर अंदर नहीं, रेल के हेड पे करना है, तो जो भी गेज होगा उस गेज के हिसाब से, और फिर बाद में रेल हेड का विड्थ वगैरह ऐड करके उसको सेंट्रल गेज पे नॉन गेज पे हमारा सेटअप होता है। तो अकॉर्डिंगली जब साधारण आपका जो नॉर्मल गेज होता है, बिल्कुल उसी ओरिएंटेशन में मेरी सारी प्रोब्स होती है। ठीक है, द यूएसएफडी ट्रॉली हैज बीन डिजाइन्ड टू ऑपरेट अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ गेज। इन द इवेंट ऑफ डायमेंशनल वेरिएशन इन द गेज, लेकिन अगर वेरिएशन गेज में वेरिएशन है, in the event of dimensional variation in the gauge and also at sharp curves। शार्प कर्व में क्या होता है कि आउटर एज में जो है हमारा यानी शार्प कर्व जितना होगा, तो आउटर बाहर की तरफ आपकी गाड़ी चलती है, तो आउटर एज पकड़ के गाड़ी चलती है कि नहीं, तो वहां पे गेज भी आपको एक्सेस चाहिए होता है ना, स्लैग गेज चाहिए होता है। तो इन द इवेंट ऑफ डायमेंशनल वेरिएशन इन द गेज, यानी गेज ज्यादा या कम है या शार्प कर्व पर, इट इज पॉसिबल दैट, ये मुमकिन है, it is possible that the probes are not properly contacting the rail surface। तो ये बहुत हद तक मुमकिन होता है कि प्रोब जो है आपके रेल के प्रॉपर कांटेक्ट में ही है। दिस इज इंडिकेटेड बाय लॉस ऑफ बैकवॉल इको और आल्सो बाय अलार्म प्रोवाइडेड इन डीआरटीज फॉर ड्रॉप, बैकवॉल ड्रॉप। तो खास करके ये जो लिमिटेशन है किसके साथ में है, आपकी डीआरटी डबल रेल टेस्टर, क्योंकि वो गेज के हिसाब से काम करता है, लेफ्ट और राइट रेल एक साथ में वो वर्क करता है। तो गेज बढ़ गया घट गया तो प्रोब मिस अलाइनमेंट हो जाएगा, मानी प्रोब अपनी जगह पर है,
लेकिन विद रिस्पेक्ट टू रेल जो है ना, आपका अलाइनमेंट सेंटर में होना चाहिए, तो वो सेंटर में नहीं होगा, गेज फेज नॉन गेज फेज, तो इट विल गेट डिस्टर्ब, है कि नहीं। या फिर इस प्रकार से कभी कांटेक्ट में भी नहीं आएगा तो क्या आएगा, बैक वॉल इको ड्रॉप हो जाएगी या अलार्म बजेगा। ठीक है, ठीक है। तो वहां पर क्या, अगर ऐसी जगह पे टेस्टिंग कैसे करें, तो लिमिटेशन है, उसको टैकल कैसा करें, तो क्या कहा, wherever it is not possible to ensure proper acoustic coupling due to these reasons, जब इस प्रकार से प्रॉपर acoustic coupling मेंटेन करना इसी जगह पे इन कारणों से नहीं होता है, तो क्या करना, टेस्टिंग बाय हैंड प्रोबिंग, टेस्टिंग बाय हैंड प्रोबिंग और बाय सिंगल रेल टेस्टर में भी रिसोर्टेड टू, तो ऐसी परिस्थिति में या तो हैंड प्रोबिंग किया जाएगा उन पोर्शंस का, या फिर एसआरटी सिंगल रेल टेस्टर को इस्तेमाल करेंगे यहाँ टेस्टिंग के लिए। ठीक है। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने यहाँ लिख दिया है, अकॉस्टिक कपलिंग नीड्स टू बी ensured अंडर ऑल circumstances टू डिटेक्ट द फ्लॉ, है कि नहीं। अकॉस्टिक कपलिंग समझ रहे हैं ना, जो हम वाटर या ऑयल या ग्रीस वगैरह रखते हैं, वो अकॉस्टिक यानी कि साउंड से रिलेटेड, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है, एक साउंड वेव है, तो अकॉस्टिक कपलिंग यानी एक मीडियम देना है। भाई वो जो आपका क्रिस्टल था, वो आपका पर्सपेक्स सेल में से पास हुआ, और उसके बाद में वो आपके जो है रेल में जाना चाहता है, लेकिन बीच में मीडियम ब्रेक है, एयर है, तो वहां पे अकॉस्टिक कपलिंग के तौर पर आपका वाटर या कोई ऑयल वगैरह होना चाहिए। तो यही कहा, acoustic coupling needs to be ensured under all circumstances to detect the flaw, flaw detect करना है तो acoustic coupling को क्या करना है, ensure करना है। acoustic coupling needs to be ensured under all circumstances to detect the flaw। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है ना हमने जो पढ़ी, एक एक पॉइंट और रह गया है, देख लेते हैं। Testing with test rig comprising of 45 degree probes is effective when the sides of railhead are nearly vertical, काफी होता है वो। इस प्रकार की हमारी रेल है, इस प्रकार की हमारी रेल है। और अब यहाँ पर हम लोग टेस्ट रिग हम लगाते हैं, तो वो कहाँ लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे सरफेस पे मान के चले कि कोई स्कैबिंग वगैरह हो गई है, व्हील बर्न हुआ, कुछ हुआ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 45 डिग्री की प्रोब लगाते हैं, तो वो कहाँ लगाते हैं आप जानते हैं ना, वी फिक्स साइडवेज। ठीक है, साइड अगर प्लान में देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, ये रेल आपका रेल का हेड है, और इसके साइड में दो प्रोब हम लोग लगाते हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से एक प्रोब यहाँ पे लगा दिया आपने, और दूसरा यहाँ पर, करीबन ऐसे ही होता है ना, ठीक है ना। तो ये नियरली वर्टिकल टेस्ट, टेस्टिंग विद टेस्ट रिग comprising of 45 degree probe is effective when the sides of railhead are nearly vertical, करीबन सीधे सीधे, तो तब इफेक्टिव। आप देखिए जैसे ये सेटअप है, फील्ड में अब क्या क्या होता है, भाई कर्वेचर है, वियर बहुत ज्यादा हो गया, कर्वेचर था, वियर बहुत ज्यादा हो गया, ये रेल इस प्रकार की है ना, ये इस प्रकार से वियर है। यानी क्या कहेंगे हम लोग इसको, अगर मैं इसको सेटअप को इसको मैं पूरा ब्रैकेटिंग कर देता हूँ, हेड को मैं ब्रैकेटिंग कर देता हूँ, तो देखिए, ये देखिए, ये है ही नहीं। इस पोर्शन के बारे में आप क्या कहेंगे, इस पोर्शन के बारे में आप क्या कहेंगे, यही कहा है, टेस्टिंग विद टेस्ट रिग कंप्राइजिंग ऑफ 45 डिग्री प्रोब्स इज इफेक्टिव व्हेन द साइड्स ऑफ रेल आर नियरली वर्टिकल। ठीक है, इन केस ऑफ बैडली वोन फेसेस ऑफ रेल हेड द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट, बुरी तरह से अगर उसके अंदर वियर हुआ होगा रेल हेड का, तो टेस्टिंग बराबर नहीं हो पाएगी। इतना पोर्शन कांटेक्ट में यहाँ से स्कैन करेगा, लेकिन यहाँ नहीं करेगा, और मकसद इसका यहाँ पर स्कैनिंग करने का था, जो प्रॉब्लम डिफेक्ट्स वगैरह होगी इसके यहाँ से प्रोपोगेट होगी, तो ये नहीं हो पाएगा। तो दीज ऑल आर द लिमिटेशंस, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, लिमिटेशंस है हमारे ना। अभी नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 8 हम बाद में पढ़ेंगे, 80 वेल्ट का टेस्टिंग है। तो दीज ऑल वेर द लिमिटेशंस इन यूएसएफडी टेस्टिंग। ठीक है, तो कुछ को तो हमने हैंडल कर लिया, टैकल कर लिया, लेकिन कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर आपकी
आप क्या कहेंगे कि अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्टर जो आपका सेटअप है, इससे हम लोग जो है डिटेक्शन नहीं कर पाते। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन ऑफ रेज। ठीक है। आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट ताकि आपको एक एक चीज समझा सको एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है। होपफुली यू ऑल अंडरस्टूड।